हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स के बारे में। जैसे हमने कुछ राइट्स सुने होंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, वैसे ही कुछ राइट्स होते हैं आपके अरेस्टेड पर्सन के, आपके एक्यूज पर्सन्स के बारे में। वही सारे राइट्स को हम जानेंगे इन दिस वीडियो में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्राइन ऑफ authorized acute and authorized convict is given। इसके आपके पास चार ऑप्शन है, आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3) एंड आर्टिकल 22। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आपको आंसर मिलेगा वीडियो के लास्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन है आपके सीआरपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। पहले हम सीआरपीसी में जो राइट्स दे रखे हैं एक्यूज पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के बारे में हम पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला राइट आता है, नो राइट टू पुलिस ऑफिसर टू कॉज डेथ ऑफ द एक्यूज। ये आपका जो राइट है आपके सेक्शन 46 क्लॉज 3 सीआरपीसी में दे रखा है, जिसमें सिंपल से ये दे रखा है जो आपका पुलिस ऑफिसर है कि कोई भी अदर पर्सन जो आपकी अरेस्ट करने गया है उस आपके एक्यूज पर्सन की, तो उस आपकी जो पुलिस ऑफिसर है कि आपकी जो पर्सन है उसके पास ये राइट नहीं दे दिया गया, ये अधिकार नहीं दे दिया गया है वो आपकी उस एक्यूज पर्सन की हत्या कर दे। बट ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर जो आपका ऑफेंस कमिट करा है एक्यूज पर्सन है, अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट आपकी डेथ दे रखी है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दे रखी है, तो इन डेथ सिचुएशन में जो आपका पुलिस ऑफिसर है कि आपका जो पर्सन है जो आप अरेस्ट करने गए वो आपकी डेथ कॉज कर सकता है। तो ये आपका अधिकार पता होना चाहिए एक आपके एक्यूज के आपके अरेस्टेड पर्सन को। देखिए दूसरा राइट दे रखा है सेक्शन 46 क्लॉज 4 सीआरपीसी में। जो ये वाला राइट है ये खाली वुमेन के लिए दे रखा है। अब वुमेन के लिए एक अच्छा राइट दे रखा है, क्या है देखिए, जो आपकी जो कोई भी वुमेन की अरेस्ट नहीं हो सकती आफ्टर सनसेट के बिफोर सनराइज से पहले। ध्यान रखिएगा ये वाला राइट, अगर कभी आपके अरेस्ट होने जा रहे हो तो आप कहते हैं हमें तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते आफ्टर सनसेट के बिफोर सनराइज से पहले। बट इसका भी एक एक्सेप्शन दे रखा है। देखिए जो आपका वुमेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रही है उस वुमेन को, अगर वो प्रायर परमिशन ले लेती है, क्या उसको मिल जाती है, इजाजत मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से, जिस लोकेलिटी में मतलब जिस जुडिक्शन में आपका वो क्राइम हुआ हो, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आपकी परमिशन मिल गई, डेट हम उस वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इन डेट केस में भी आपकी उस वुमेन की अरेस्ट हो सकती है आफ्टर सनसेट के बिफोर सनराइज से पहले। बट एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो सकती, खाली एक एक्सेप्शन है, वो आपको मैं बता दिया, तब हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से हमें परमिशन मिल जाती है। दूसरा राइट आता है आपके पास, इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। जैसे पुलिस आई आपको पकड़ के ले गई, मतलब अरेस्टेड पर्सन को पकड़ के ले गए, तो आपको उस अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है, वो आपके किसी फ्रेंड के, किसी रिलेटिव के, किसी नॉमिनेटेड पर्सन को बता सकते हैं दैट मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है। ये आपका राइट, आपका अधिकार दे रखा है सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी में। देखिए तीसरा राइट आता है आपके पास, राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलने का एक आपका राइट होता है, एक अधिकार होता है। बट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल जाती है, बट उन डेट केसेस में आपका बेल आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पर होता है, डेट वो हमें देनी चाहिए, बेल के नहीं देनी चाहिए। ये वाला राइट आपको दे रखा है सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी में, जहां पर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट के, अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब नॉन बेलेबल नहीं, वो आपके बेलेबल ऑफेंसेस है। तो इन डेट केस में आपको पुलिस, जो आपको पुलिस होगा आपको वो छोड़ देगी बेल पर, बट आपको बस श्योरिटीज आपको अरेंज करनी पड़ेंगी इन दिस बिहाफ में। ये चौथा राइट आता है, राइट टू रिसीव द कॉपी ऑफ द रिसिप्ट आफ्टर सच। देखिए ये वाला राइट दे रखा है सेक्शन 51 ऑफ द सीआरपीसी में। अब इसमें जो आपका पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को पकड़ के ले गई है, उसको बेल पर नहीं छोड़ती है, मतलब ये आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही आपका ये वाला राइट मिलता है। अब इसमें क्या देखिए, जो आपका पुलिस ऑफिसर उसको सर्च कर रहा है, मतलब उसके पास उस अरेस्टेड पर्सन के पास क्या क्या आइटम है, जैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसके पर्स में क्या है, उसके बाद पर्स में कितने पैसे हैं, अंगूठी पहन रखी है क्या नहीं पहन रखी है, उसने कुछ गले में पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है, वो सारे उसको सीज कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा वो पुलिस ऑफिसर। अब जो आपका अरेस्टेड पर्सन उसके पास ये राइट है डेट उस पुलिस ऑफिसर से क्या क्या रिसिप्ट, आपके रिसिप्ट मांग सकता है डेट आपने क्या क्या जब्त करा गया, जिसके बाद ये राइट आपके एक अरेस्टेड पर्सन के पास। अब मान लीजिए अरेस्टेड पर्सन वुमेन है, तो आपको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी उस सब चीज़ों को, बट डिसेंसी होनी चाहिए। फिफ्थ राइट है आपके अरेस्टेड पर्सन के पास, राइट ऑफ मेडिकल एग्जाम। ये वाला राइट दे रखा है आपके सेक्शन 54 ऑफ द सीआरपीसी में, मतलब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल देखा जा सकता है कैसा वो अरेस्टेड पर्सन सही है क्या नहीं है, वो सब राइट आता है आपके पास सेक्शन 54 में। जो आपका नेक्स्ट राइट है आपके अरेस्टेड पर्सन के पास, वो है आपका राइट टू फ्री लीगल एड, जो आपका दे रखा है सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला राइट उन पर्सन को मिलता है, जैसे आपका कोई अरेस्टेड पर्सन वो पुअर है, गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है वो आपके लॉयर को हायर कर सके, तो इन डेट केस में आपकी जो स्टेट होगी वो आपका फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगी अंडर
सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी में कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला राइट भी एक आपके अरेस्टेड पर्सन को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट राइट दे रखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस टू एक्यूज्ड और प्लीडर, ये वाला राइट दे रखा है आपके सेक्शन 279 ऑफ सीआरपीसी में। अब जो आपके एविडेंसेस दिए जा रहे हो मतलब उस लैंग्वेज में दिए जा रहे हो जो आपके एक्यूज्ड के उसके प्लीडर को समझ में नहीं आ रहे हो, तो हमें इंटरप्रिटेशन उस लैंग्वेज में करना चाहिए जो आपके एक्यूज्ड के उसके प्लीडर को समझ में आए। जैसे आपके एविडेंसेस दिए जा रहे हैं इंग्लिश में, बट जो आपका प्लीडर है कि आपका एक्यूज्ड है उसको समझ में आते हो हिंदी में, तो आपके जो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस करें हिंदी में ही करें जिसकी मदद से उस एक्यूज के उसके प्लीडर को समझ में आए। लेकिन नेक्स्ट राइट आता है आपके पास राइट टू गेट कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये वाला राइट देखा सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी में। मतलब आपके पास अरेस्टेड पर्सन का ये भी राइट है, वो आपकी कॉपीज मांग सकता है पुलिस रिपोर्ट की, कि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पुलिस ऑफिसर से मांग सकता है। लेकिन नेक्स्ट राइट आता है आप अरेस्टेड पर्सन के पास राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। देखिए जो आपका एक्यूज पर्सन है उसके पास ये भी राइट है डेट अपनी चॉइस जो आपकी इच्छा है वो उस लॉयर को अपॉइंट कर सकता है आपके केस को लड़ने के लिए, उसके पास ये भी चॉइस दे रखी है। देखिए लास्ट राइट आता है आपके पास राइट ऑफ अपील। देखिए कोई भी पर्सन आपका लोअर कोर्ट में हार गया हो केस, तो उसके पास उस पर्सन के राइट है वो आपके हाई कोर्ट के आपकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील के लिए। जो आपके राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन है अंडर सीआरपीसी वो हमने जान लिए। अब हम राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। देखिए पहला राइट आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, जो आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में दे रखा है, जो कि थोड़ी सी बेट की लैंग्वेज है तो थोड़ी सी ट्रिकी है, हम थोड़ा सा इसको इजी वे में समझते हैं। देखिए आर्टिकल 21 बेसिकली एक लिमिटेशन लगाता है, आपका रोक लगाता है लेजिस्लेचर पर। देखिए लेजिस्लेचर एक नॉर्मली क्या करती है आपकी प्रोस्पेक्टिव लॉस भी बना सकती है और रेट्रोस्पेक्टिव लॉस भी बना सकती है। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉस वो होते हैं जो आपके पास्ट डेट से एप्लीकेबल होते हैं और प्रोस्पेक्टिव लॉस वो होते हैं जो आपके फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होंगे। देखिए अब जो आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 है ये आपको एक लेजिस्लेचर पर रोक लगाता है, प्रोबेट लगाता है, आपका लिमिटेशन लगाता है, आपके ये रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं बना सकती। देखिए नोट करने की बात ये रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकती, मतलब पास्ट डेट से जो आपके क्रिमिनल लॉज है वो आपके एप्लीकेबल नहीं हो सकते, खाली प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज ही एप्लीकेबल होते हैं किसी एक एक्यूज या एक अरेस्टेड पर्सन पर। आगे देखिए हाउएवर इट डज नॉट प्रोबेट इंपोजिशन ऑफ सिविल लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर सिविल लायबिलिटी पर फोकस किया गया है। देखिए तो आपका ये देखिए यहाँ पर ये आपका एप्लीकेबल हो सकता है, मतलब ये आपका रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकता है, इस पर कानून इस पर कोई बाधा नहीं, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 देखिए विद ये आपका इफेक्ट आपका पास्ट डेट से एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे हमने टैक्स आपके इम्पोज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। देखिए आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए पार्ट 1 क्या कहता है, इफ एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस एट द डेट ऑफ इट्स कमीशन इट कैन नॉट बी एन ऑफेंस एट द डेट सब्सिक्वेंट टू इट्स कमीशन। अब इसका मतलब क्या, देखिए कि इसका सिंपल से देखिए आपने कोई एक्ट करा, वो आज एक्ट कोई ऑफेंस ही नहीं, कोई क्राइम ही नहीं है, बट उस ऑफेंस के लिए पर्टिकुलर लॉ बन जाता है एक फ्यूचर डेट में। तो फ्यूचर डेट में जो लॉ बना है वो आपके फ्यूचर वाले के लिए तो होना एप्लीकेबल होना चाहिए कि पास्ट डेट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए फ्यूचर डेट के लिए वो आपका लॉ एप्लीकेबल होगा, कोई पास्ट डेट के लिए आपने कोई क्राइम करा होगा तो उसमें वो नहीं आ जाएगा। तो यही आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 उस अरेस्टेड के एक एक्यूज पर्सन को सेव करता है। जो आपका लॉ बना है क्रिमिनल लॉ बना है वो आपके फ्यूचर मतलब आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं करेगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, उसका फ्यूचर डेट से ही उसकी वैलिडिटी रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक ए पर्सन ने 2022 में मर्डर किया। मर्डर 2022 में कोई ऑफेंस ही नहीं, मतलब कोई क्राइम ही नहीं, तो उस पर्सन को सजा तो मिलेगी नहीं क्योंकि ऑफेंस ही नहीं, कोई क्राइम ही नहीं है। ये तो एक ये बात हो गई। अब मान लीजिए एक बी पर्सन है, ठीक है, बी आपका 2023 में मर्डर एक आपका ऑफेंस बन गया, एक क्राइम बन गया और बी पर्सन ने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया। अब लॉ बना हुआ है तो उस पर्सन को सजा तो मिलेगी बी पर्सन को, ठीक है, क्योंकि आपका लॉ बना हुआ, कानून बना हुआ है। क्या वो 2023 वाला लॉ 2022 की जो आपका ए पर्सन उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जो आपका 2023 में लॉ बनाया गया है वो आपको 2023 वाले पर्सन पर एप्लीकेबल होगा, 2022 वाले पर्सन जो ए है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यही आपका जो आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 उस ए वाले पर्सन को प्रोटेक्शन मिलती है इसमें, इसके तहत। इफ ब्रिंगिंग गोल्ड इनटू इंडिया वाज नेवर एन ऑफेंस, मान लीजिए आपका सोना लाते इंडिया में, वो आपका एक ऑफेंस है ही नहीं, बट उसके लिए एक लॉ बना दिया जाता है 1970s में, अगर हम इंडिया में सोना लाएंगे तो उसके लिए आपको गिल्टी माना जाएगा, उसके लिए आपको सजा मिलेगी। और जो आपका लॉ है 1960 से एप्लीकेबल होगा, मतलब देखिए आप रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ बन रहा है, बट जो आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 है वो इसको रोकता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते, खाली आपका प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ ही बना सकते हैं। तो आपका ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, उस पर्सन को यहाँ पर सजा नहीं मिलेगी 1960 से, अगर कोई सोना वोना लाया होगा इंडिया। खाली ये आपके लिए आपका जो एक्ट है ये आपको 1970s में कोई सोना लाया हो इसी पर एप्लीकेबल माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में, न्यू लॉ कैन नॉट पनिश एन ओल्ड एक्ट। दूसरा जो इसमें पार्ट है देखिए वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच ही माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू
एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। देखिए इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल सिंपल से। देखिए सपोज दैट कोई आपने ऑफेंस करा 1988 में, उस ऑफेंस की सजा मिलती थी 2 साल की सजा, ठीक है। 1989 में उस ऑफेंस की सजा बढ़ा दी गई 3 साल की सजा, क्या मान लीजिए 4 साल की सजा, और ये एप्लीकेबल होगा पास डेट से, मतलब 1989 से पहले भी किसी पर्सन ने क्राइम करा होगा, कोई ऑफेंस करा होगा तो उस पर भी 3 साल की सजा मिलेगी। यही आपका जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 है इसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने पनिशमेंट इंक्रीज करा गया है तो आपको वो फ्यूचर डेट वाले ऑफेंस के लिए आपका होगा, ना कि जो आपके पास डेट में आपने कोई ऑफेंस करा होगा उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो राइट दे रखा है एक अरेस्टेड पर्सन को क्या है। देखिए प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आपका राइट दे रखा है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में। देखिए क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये वाला जो राइट है ये क्या कहता है, जो आपके एक्यूज पर्सन है, एक्यूज पर्सन को हम दबाव नहीं डाल सकते, हम प्रेशराइज नहीं कर सकते दैट आप अपने क्राइम के विटनेस बन जाओ क्या, और आप ये कहते हैं हाँ मैंने क्राइम करा, हाँ मैंने देखा था, ये सब चीजें हम उस एक्यूज पर्सन पर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट राइट आता है आपके पास, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में आता है आपके पास ये राइट। मान लीजिए आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उस अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है, आप उसको बताओ दैट हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, क्या उसने ऑफेंस करा है, क्या उसने मर्डर किया है, क्यों हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो उस एक्यूज पर्सन के पास ये भी राइट है दैट आपसे पूछ सके क्या वो आप क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट राइट आता है आपके अरेस्टेड पर्सन के पास, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में। बेसिकली ये वाला राइट आपके अरेस्टेड पर्सन को दे रखा है कि आप अपने जो आपका लॉयर है उससे हम बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। उस अरेस्टेड पर्सन के पास ये भी राइट है दैट हम अपनी इच्छा से अपने एक लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं और उस केस के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका अरेस्टेड पर्सन के पास ये भी राइट। देखिए नेक्स्ट राइट आता है अरेस्टेड पर्सन के पास, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये आपका राइट दे रखा है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में। बेसिकली ये वाला राइट दे रखा है, आपने किसी पर्सन को आपको अरेस्ट कर लिया तो उस अरेस्टेड पर्सन को आपको बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, उस पर्सन को विद इन 24 आवर्स के अंदर ही। अगर आपने विद इन 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं तो आपको वो एक इलीगल अरेस्ट मान ली जाएगी, इलीगल डिटेंशन मान ली जाएगा। इन दैट केस में जो आपका अरेस्टेड पर्सन का जो लॉयर है वो एक हैबियस कॉर्पस की रिट भी यूज कर सकता है दैट उस इलीगल अरेस्ट से छुड़वाने के लिए। और ये जो आपका ये वाला राइट है आपके इसमें आपके CRPC के सेक्शन 56 में भी दे रखा है। देखिए जो आपकी जुडिशरी है उसने भी आपकी गाइडलाइंस बना रखी हैं आपके रिलेटेड टू अरेस्टेड पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया तो उसके लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनकी सब चीजें होनी चाहिए, तो आपकी गाइडलाइंस बना रखी हैं। इंपॉर्टेंट देखिए 2 इंपॉर्टेंट केसेस में देखिए जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बना रखी और आपके एट द सेम टाइम DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी बना रखी। आई गेस आपने ये दोनों केसेस सुने भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस हैं जिसमें आपके राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बताए गए हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्राइन ऑफ एटरोफॉइस एक्यूट एंड एटरोफॉइस कन्विक्ट इज गिवन। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 जो आपके बेसिकली बात करता है डबल जीओ पार्टी से भी। आई होप आपको राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अंडर CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। ऐसा नहीं है ये आपके खाली राइट्स एक अरेस्टेड और एक एक्यूज पर्सन को ही पता होने चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।